हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू लेसन नंबर 12। जैसे मैंने आपको 10 और 11 के बारे में बताया था कि आप टेक्स्ट में से सीबीएसई के लिए तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और एनसीईआरटी में आप लाइंस को कैसे पढ़ेंगे, उनमें से क्वेश्चंस कैसे फ्रेम आउट कर सकते हैं। सेम वे लेसन नंबर 12 के लिए भी बात करते हैं। सो लेट अस बिगिन। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले ये जो फर्स्ट पेज आपको दिख रहा है, इस पेज में समझाया गया है आपको कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो एल्डिहाइड, आप पढ़ोगे कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका कि अगर एक्सपेंडेड नोटेशन देखें तो कुछ इस तरह का होता है। तीनों को इस चैप्टर में इंक्लूड करने का मतलब ये है कि अगर आप इसका भी एक्सटेंडेड नोटेशन देखें तो आप देख रहे होंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप सब में कॉमन है, पर फिर भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को ही, ये है कीटोन, इन दोनों को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको CO ग्रुप दिख रहा है, लेकिन क्योंकि CO ग्रुप अकेला नहीं है, इसके साथ में एक फंक्शनल ग्रुप और प्रेजेंट होता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पढ़ते नहीं हैं। जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करेंगे, हम स्पेसिफिकली मीन कर रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, तो ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पेज आप इसमें से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा जस्ट इसका रिवीजन फॉर्म में है। उसके बाद आप आ जाइए सेकेंड देन थर्ड, आईपीएससी नोमेनक्लेचर, ये सारा तो आप पोर्शन पढ़ ही सकते हैं। नोमेनक्लेचर का अपने आप तैयार कर लीजिए आप 11th के बेसिस पे। 11th में भी आपने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा है कि व्हेन मोर देन 2 फंक्शनल या मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, तो आप उनको प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग कैसे नंबरिंग करेंगे, तो वो सारा आप फंडामेंटल वहीं से उठा सकते हैं 11th से। अभी 12th पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो सकते हैं। तो पहले हम इनकी बात करेंगे कि कैसे कैसे आप इसको चैप्टर को पढ़ेंगे, किन किन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ वर्च्यू से आप इसमें लाइंस को रीड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑफकोर्स सब में ही था ऐसा टाइप का क्वेश्चन, वो था नोमेनक्लेचर का। तो नोमेनक्लेचर कहीं से भी एक नेम देने के लिए, या नेम टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर टू नेम, वाइस वर्सा भी हो सकता है ना, तो ये आपका कहीं पे भी आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। नोमेनक्लेचर कहीं से भी प्लेस आउट हो सकता है। यहाँ पे कैसे कैसे कुछ एग्जांपल्स जो पहले आ रखे हैं, कभी एग्जाम में अपीयर हुए थे, उसके मैं अभी कुछ एग्जांपल्स बता दूंगी। बट अभी क्योंकि हम एम्फेसाइज कर रहे हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो यहाँ अपीयर हो सकते हैं, तो उनमें से ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो है नोमेनक्लेचर का। सेकेंड जो यहाँ बन सकता है वो है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चैप्टर में एक बार ही बनता है, तो यहाँ पर आपको किस किस के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आ सकता है। आपसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का एक पेयर बना के कहा जा सकता है। इवन एल्डिहाइड्स में भी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड भी पूछे जा सकते हैं। कीटोन्स में भी जैसे पेंटान 2 ओन और पेंटान 3 ओन, आपने देखा ओन जो है इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो इनके आपस में भी डिस्टिंग्विश करने के लिए आ सकता है। इस तरह से म्यूचुअली भी आ सकता है, विद इन एल्डिहाइड भी पूछा जा सकता है, विद इन कीटोन भी पूछा जा सकता है। एल्डिहाइड कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्लब अप करके भी पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको हर एक के लिए एक ऑथेंटिक टेस्ट अपने टिप पे रखना पड़ेगा, जिससे कि जैसा भी हो तो उसी समय थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए आप वहाँ पर आंसर पुटअप कर सकें। तो इसके लिए भी एक वीडियो अभी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश का और एक कन्वर्जन्स का वीडियो मैं डालूंगी, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, वहाँ पे आपका ये कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो वेट फॉर द अपकमिंग वीडियो। देन कम्स मैकेनिज्म। आपको याद होगा लास्ट चैप्टर जो था लेसन नंबर 11, उसका जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म, वो 5 हैं टोटल, है ना। उन 5 मैकेनिज्म्स में से 3 आपके कवर अप हो गए थे लेसन नंबर 11 में। अल्कोहल जो चैप्टर था अल्कोहल फिनॉल का और ईथर का, वहाँ पर आपके 3 मैकेनिज्म ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब क्या बचा है, यहाँ मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का बचा है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो यहाँ पे भी मैकेनिज्म आ सकते हैं, और जो मैकेनिज्म आपको पढ़ने हैं स्पेसिफिकली वो मैं बता देती हूँ। एक तो जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभी मैंने बताया आपको, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स का होता है, तो एक तो ये वाला मैकेनिज्म आपको देखना पड़ेगा, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक आएगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन,
ये रेयर है, बहुत कम पूछा जाता है। एल्डोहल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म बहुत कम पूछा जाता है, पर इटसेल्फ ये इक्वेशन, ये जो नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन की फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स मैकेनिज्म में इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, जो इंपॉर्टेंस रखता है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक आ सकता है आपका एस्टरिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स जिसे कहते हैं। और एक आप ले लीजिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो एल्डोहल कंडेंसेशन एंड आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है ये बेसिकली नेम रिएक्शंस, ये शॉर्ट फॉर्म यूज किया मैंने रिएक्शंस का, या कन्वर्जन्स, ये दोनों जो टिक किए हुए हैं ये कन्वर्जन्स में काम आ सकते हैं। एंड जो न्यूक्लियोफिलिक, जो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एस्टरिफिकेशन, इनके मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रख लेना। जो अंडरलाइंड है उनके इंपॉर्टेंट है, जो टिक करे हुए हैं उनको ऑप्शनल है, तो मतलब उनके ऊपर और भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। चौथी बात, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आप ये चैप्टर नेम रिएक्शंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं जो यहाँ पूछे जा सकते हैं। क्लियर कट बिल्कुल नाम से ही आपको लिखने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा कोप अप विद में ना, ये जहाँ भी कहीं आपको दिखाई दे जाए इस तरह से लिखा हुआ, ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है रिएक्शंस के लिए। आई डोंट वांट टू राइट, थोड़ा सा लेजी हूँ, तो थोड़ा इसको ध्यान रख लेना, है ना। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखें। एल्डोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस एल्डोहल इंपॉर्टेंट है, कैनिज़ारोस रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अल्फ़ा हाइड्रोजन वाला और नॉन अल्फ़ा, उनके बीच में ये डिफ्रेंशिएट होते हैं। एक आता है आपका गेटरमैन कॉच, ये गेटरमैन रिएक्शन नहीं है, ये गेटरमैन कॉच रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये डिफरेंट है ना। ये गेटरमैन कॉच रिएक्शन नेम रिएक्शन की फॉर्म में बहुत कम पूछा जाता है, कन्वर्जन्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। देन स्टीफेंस रिडक्शन, इसको भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये नेम रिएक्शन की फॉर्म में थोड़ा कम पूछा जाएगा, लेकिन कन्वर्जन्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो जिनको नहीं अंडरलाइन किया वो डायरेक्टली इनके नाम से ही पूछे जाते हैं। देन कम्स इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, ये नाम से भी पूछा जा सकता है, ये कुछ कन्वर्जन्स में भी आपको इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है, तो इसका बहुत ध्यान रखना। देन कम्स टॉलरेंस टेस्ट। अब क्योंकि मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ वो डायरेक्टली नेम रिएक्शन में बहुत कम पूछे जाते हैं, है ना, तो टॉलरेंस भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, ये टेस्ट की फॉर्म में पूछा जाता है। फेलिंग्स टेस्ट हो गया, लेकिन क्योंकि नाम से है इसीलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ रहा है। जो अंडरलाइंड है वो ध्यान रखना कि नेम रिएक्शन में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, है ना। बट ये दोनों टॉलरेंस एंड फेलिंग तो आपके वाइवा में भी आ सकते हैं, अगर प्रैक्टिकल होगा, मान लीजिए ईयर होता है, तो ये आपके वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। देन कम्स वोल्फ किश्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। अब ये दोनों रिडक्शन बहुत ही डिफरेंट टाइप के रिडक्शन, अभी तक जो आपने रिडक्शन पढ़े थे उनमें वेदर भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड और कीटोन सब अल्टीमेटली रिड्यूस होकर के कहाँ जाते थे, अल्कोहल में। लेकिन अगर आप अल्कोहल में नहीं रुकना चाहते हैं, आपको डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन यील्ड करना है, तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लेमेंसन्स रिडक्शन इन दोनों से बढ़िया कोई सा नहीं हो सकता है। ये फिर कन्वर्जन्स में भी काम आएंगे, तो इनका एक से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना इन दोनों के लिए। और जो नेम रिएक्शन में पूछा जा सकता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट HVZ रिएक्शन, और बेटर टू से हेल्वोल्हर्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन, तो इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके बाद में जो फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, वो है आपका रीजनिंग से रिलेटेड। अब रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनके लिए तो हमें एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, और इसी काम के लिए मैं ये वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो रीजनिंग के लिए इन बिटवीन द टेक्स्ट कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है उसके लिए वेट कीजिए, इस पूरे वीडियो को देखिए, तो मैं आगे आपको इसमें बता दूंगी कि रीजनिंग के लिए कौन सा है, तो आगे ध्यान रखना, है ना। एक क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है यहाँ ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कुछ भी, है ना। तो ऑर्डर बहुत सारी चीज़ों पे बन सकता है, देखो एसिडिक कैरेक्टर पे भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी के लिए भी बन सकता है, कि कौन सा ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा और कौन सा कम रिएक्ट करेगा। बॉइलिंग पॉइंट पे बन सकता है, सोल्यूबिलिटी पे बन सकता है, बहुत सारे, ये कितने ही ले लूँ आप, ये तो बनते ही जाएंगे, तो इसके लिए भी आपको टेक्स्ट पढ़ना है।
5th के लिए भी आपको टेक्स्ट पढ़ना है, 6th के लिए भी आपको टेक्स्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ओके, देन अभी यहाँ एंड नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस और बाकी होते हैं इस चैप्टर में से। 7th जो यहाँ पे बन सकता है वो है ऑफ कोर्स कन्वर्जन। तो बेटा कन्वर्जन और टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, इनके लिए तो आप थोड़ा सा और अपडेटेड रहें, वेट करते रहें, ये तो पढ़ें ही साथ में, और साथ में उसके लिए भी वेट करें, क्योंकि मैं इन दोनों के लिए टिपिकली शॉर्ट वीडियोस सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को लेते हुए मैं एक तो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश और एक कन्वर्जन, ये भी मैं आपको अलग से पोस्ट कर दूंगी। तो उसमें कंपाइल्ड अप होगा, चारों जो ऑर्गेनिक के जो बेसिक चैप्टर्स हैं इन चारों का कंपाइल्ड अप होगा। तो वो शॉर्ट वीडियो होगा, क्विक रिवीजन के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। तो कन्वर्जन्स के लिए थोड़ा सा गाइडलाइंस, लिस्ट ऑफ रिएजेंट एंड ऑल आप देख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए तभी अपडेटेड रहेंगे जब आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी कभी मेरा नया वीडियो पोस्ट होगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो कन्वर्जन के लिए मैं आपको बता दूंगी। अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर अब क्या इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट में। आईपीएससी नोमेनक्लेचर का मैंने आपको बताया, आईपीएससी नोमेनक्लेचर में कौन कौन से नेमिंग में किस टाइप से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। जैसे कुछ एक आधा जो पहले आए हुए हैं वो मैं बता देती हूँ। हम फर्स्ट वाले से ही शुरू कर रहे हैं कि आईपीएससी नेम्स आपसे कैसे वाले टाइप के स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। बेटा एक तो एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है, सीबीएसई में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिए जाते हैं। तो आप स्ट्राइव करते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए, और जब आपसे बिल्कुल रूट लेवल पे आके बताया जाता है या पूछा जाता है ना, तो वहाँ पर आप बिल्कुल निल हो जाते हो। कुछ नहीं, बिल्कुल रूट लेवल से स्टार्ट करो, और ईजी है होते हैं। थोड़ा सा बस अपना सारा जितना भी पुराना पढ़ा हुआ है उस सबको एक बार ही रिकलेक्ट किया करो, तसल्ली से काम करो, कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। जितना घबराओगे, पैनिकिंग सिचुएशन जितना रहेगा, उतना ही आपके दिमाग में से सब चीज़ें बाहर हो जाती हैं। ये बहुत सिंपल आएंगे, इनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक था 2008 का, वो मैं बताती हूँ आपको, बड़ा सिंपल था। CH3 CO CH2 CO CH3। अब 2 CO देखते से ही घबरा गए कि क्या होना चाहिए। कुछ नहीं, जहाँ से क्लोजेस्ट है वहाँ से नाम कर लो, ये तो दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, तो इसमें तो कोई परेशानी की बात ही नहीं थी। इसका नाम आ सकता था पेंटेन 2,4 डायओन। ई भी लग सकता है क्योंकि डाई से स्टार्ट हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है, तो अल्फ़ाबेट और कौन सा वाला अल्फ़ाबेट है, वोवल है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके बेसिस पे आप इस तरह से इसको नाम कर सकते थे। सेम वे एक 2011 का था। इसमें क्या था, इसमें आपकी बार उन्होंने मल्टीपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया था, ट्रिपल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया हुआ है, देन और एक डबल बॉन्ड भी इंट्रोड्यूस हो रखा है ना। दो तरीके के ये फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप, ये सेकेंड फंक्शनल ग्रुप। अभी इतना ही नहीं है, अभी तीसरा फंक्शनल ग्रुप और है। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी ऑर्डर लेना था। ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ द टॉप मोस्ट। जब भी प्रायोरिटी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड वाले एंड से शुरू करनी है, डबल और ट्रिपल को देखे बगैर। तो आप यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, एंड देन दिस कम्स आउट टू बी, कितने हैं कार्बन, 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा हेक्स 2 इन 4 आइन ओइक एसिड। आप चाहें तो 1 ओइक एसिड भी लिख सकते थे, बट ज़रूरत नहीं है उस सब की। तो जब मार्क्स ऐसे ही मिल जाते हैं तो ज़बरदस्ती वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम थर्ड वाला, कौन सा, और 2011 में ही दूसरे किसी सेट में एक और क्वेश्चन आया हुआ था, बट वो अब की बार स्ट्रक्चर का था, वाइस वर्सा आ रखा था। राइट द स्ट्रक्चर फॉर 3-ऑक्सो पेंटेनल। 3-ऑक्सो पेंटेनल है। पेंटेनल में तो आपको समझ में आ रहा है कि पेंट मतलब 5 कार्बन, फर्स्ट पे CHO लगा दीजिए, और थर्ड पे यहाँ आ गया CHO, अल हो गया, पेंट अल हो गया। अब पेंटेनल में थर्ड पे ऑक्सो है। ऑक्सो प्रीफिक्स की तरह से यूज़ किया जाता है जब भी कभी आपका कार्बोनाइल ग्रुप होता है, तो ऑक्सो यूज़ करते हैं। बस बाकी सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए, बन गया आपका काम, हो गया। फोर्थ एक और है जो अभी लेटेस्ट आया था, वो है 2019 का स्ट्रक्चर, एंड दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3। 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, एक कार्बोनाइल ग्रुप है और एक आपके पास में डबल बॉन्ड है। ऑब्वियसली कार्बोनाइल ग्रुप को आप प्रायोरिटी देने वाले हैं, और यहाँ पर नंबर आता है जो आईपीसी नेम आता है, जो वो है ब्यूट 3 इन 2 ओन। तो इस तरह से बहुत सिंपल आप देख रहे होंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो बहुत केयरफुली हैंडल कीजिए एंड यू कैन ईजिली डू, है ना। तो ये बात हो गई हमारी आईपीएससी नोमेनक्लेचर की। बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अब
ये देखिए नेक्स्ट जो पोर्शन आ रहा है, ये तो सारा अभी, हाँ यहाँ पे बेटा कॉमन नेम और देख लेना। कॉमन नेम की जब बात करते हैं ना इस चैप्टर में, टिपिकली आपको थोड़ा सा कुछ कॉमन नेम्स के बारे में, क्योंकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें कॉमन नेम्स भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पे नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस चीज़ का ध्यान रखना। वेदर बी द प्रोडक्ट्स नेम, जैसे साइनोहाइड्रिन हो गया, देन आपसे कीटल, एसिटल, हेमी एसिटल, एंड देन इस तरह से जो भी है ना, हाइड्रोजोन, इमाइंस एंड ये सब, तो बहुत कॉमन नेम्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। एक कॉमन नेम थोड़ा सा ये और ध्यान दीजिएगा, C3 वाला 3 कार्बन वाला, अगर कोई कार्बन का चेन है और देन एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है, मतलब CHO ग्रुप लगा हुआ है और टोटल 3 कार्बन एटम्स हैं, तो आप प्रोपियोनल डिहाइड यूज़ कर सकते हो। तो प्रोपियो वर्ड जो आता है ना, ये 3 के लिए यूज़ कर सकते हैं ना, आगे आपकी जो मर्जी आए वो कर सकते हो। C4 हो, 4 कार्बन हो, ब्यूटायरल यूज़ कर लीजिए। तो ये कॉमन नेम्स हैं, आगे एल्डिहाइड लग जाएगा ना, ब्यूटायरल डिहाइड ऐसे बन जाएगा। C5 के लिए वेलिरल डिहाइड हो जाएगा, ऐसे करके। तो ये जो वर्ड आ रहे हैं ना प्रीफिक्सेस, ये कॉमन नेम की तरह से यूज़ होते हैं। एक्रोलीन आ जाता है, जैसे इसके लिए आता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसा वाला फॉर्मेशन आ जाए तो इसके लिए हम एक्रोलीन भी यूज़ करते हैं। सिनेमल डिहाइड आ जाता है, तो इस तरह से बहुत सारे हैं। क्रोटोनल डिहाइड, सिनेमल डिहाइड, ये भी आते हैं, तो ये भी हमारे एल्डोल में भी आएंगे, तब मैं बता दूंगी आपको ना। तो ये इस तरह से कुछ कॉमन नेम है जिनको आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। अब इसकी बात करते हैं यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कार्बन एटम है कार्बोनाइल ग्रुप का, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 है तो प्लेनर है, ध्यान रखिएगा, प्लेनर है ना, टेट्राहेड्रल नहीं है, ये प्लेनर है। तो ये थोड़ा सा ये अंडरलाइन कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो प्लेनर है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो कई बार ये पूछा जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर है ये। ओके, आप ये देख लेना। तो ये थोड़ा सा हैव अ लुक एट दिस, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ लेना। इसके बाद का जो ये नीचे वाला पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पैराग्राफ टुकड़ों में इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? पहले तो शुरू की कुछ लाइन्स ले लीजिए, ये रहा, ये पोलराइज्ड नेचर बता रहा है, ये CO का पोलराइज्ड नेचर बता रहा है। क्यों? जब आप CO ग्रुप की बात करते हैं तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा O की तरफ, C डेवलप्स अ स्लाइट पॉजिटिव कैरेक्टर, O स्लाइट नेगेटिव। तो आगे हम जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमें इसका पोलैरिटी की बात करनी पड़ेगी। जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे तो पोलैरिटी की बात करनी पड़ेगी। तो मतलब आगे चल के सारी चीज़ों में पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और पोलैरिटी आपको पता कहाँ से चलेगी? वो आपको यहाँ से पता चल रही है। तो बी प्रिपेयर फॉर ए क्वेश्चन ऑल्सो। पोलैरिटी ऑफ CO ग्रुप, ये आपको पूरा समझा रहा है, ठीक है। एक्सप्लेन्स पोलैरिटी और कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद में जो यहाँ पर लाइन्स आ रही हैं ये और इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट के बारे में बता रही हैं आपको ना। और ध्यान रखिएगा, ग्रेटर द डाइपोल मोमेंट, जितना जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, ग्रेटर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। जिसका भी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखना, वो यहीं से समझ में आएगा। ओके, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी में से मैंने तोड़ करके आपको बता दिया, टुकड़े टुकड़े करके ही समझाया है ये कि कैसे होगा। और कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पे भी बता देती हूँ, तो मेरे पास क्योंकि बाद में जगह कम बच जाती है, तो 2013 का एक क्वेश्चन बता रही हूँ मैं, जैसे है अरेंज द फॉलोइंग एंड ऑल होता है। मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं लिख रही हूँ, मैं बेसिक जो जितना ज़रूरी है ना सिर्फ उतना सा बता रही हूँ। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है तो आपने क्या देखना है, मैंने अभी यहाँ पे बताया था ना आपको, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखना होगा? डाइपोल मोमेंट देखना होगा। जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, CH3 CHO ले लेती हूँ, एक मैं पुराने चैप्टर का भी ले लेती हूँ, CH3 CH2 OH, ये हो गया। और साथ में इसको हाइड्रोकार्बन से क्लब कर लेते हैं, CH3 CH2 CH3, इनके बारे में बोलते हैं। तो अगर हम इनमें कंपैरिजन करते हैं तो अल्कोहल क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो इसका मोस्ट सबसे हाईएस्ट होगा, तीनों में से ये सबसे ज़्यादा होगा। देन कम्स एल्डिहाइड और फिर आएगा हाइड्रोकार्बन। तो 1 देन 2 देन 3। अच्छा 1 2 3 जो मैं लिख रही हूँ ना, मैं मोस्ट वाला ऐसे बता रही हूँ।
जब भी कभी आपको अरेंज इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलता है तो प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आप जब भी कभी इन्हें लिखें, आप भले ही कोई सा भी ऑर्डर लिखिए, यहाँ इतना प्रिविलेज मिलता है, आप भले इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखो या डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखो, बट इस बात का ख्याल रखना कि ग्रेटर देन या लेस देन का साइन ज़रूर पुटअप करके चलें, ये ज़रूर लगा के चलें। आप कॉमा लगा के चलते हो बेटा तो आपका कई बार ऑर्डर गलत हो जाता है और वो मार्क नहीं होता, क्योंकि आप उसमें स्पेसिफाई नहीं करते कि आप किस तरफ में जा रहे हो इंक्रीजिंग वाले फॉर्म में। तो इसीलिए बेटर होता है द बॉल रिमेन्स इन योर कोड व्हेन आप ये साइन भी सिंबल भी लगा करके चलते हो, सिंबल्स लगाइए। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। देन और भी ऑप्शंस आ सकते हैं, ये जैसे ये जो मैं बता रही हूँ ये 2012 का है, 2013 का मैंने बता दिया आपको, 2012 में पूछा गया है। अब ये पूछा था ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा तो यहाँ पे है, लेकिन आप इसको आगे आगे जो आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पर इसको कंसिडर कर लेना। मैं लिख यहीं रही हूँ क्योंकि एक साथ ही जब बात आई है ऑर्डर की तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ, ठीक है। देन आ गया इसमें इथेनल, देन आ गया आपका प्रोपेनल, कीटोन भी ले लेते हैं, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन एंड फॉर्मल्डिहाइड, इन सबको ले लीजिए। आपने देखा ये कीटोन है, ये कीटोन है, कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं सॉरी बेटा एडिशन ले लीजिए ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की तरफ में सब्स्टिट्यूशन वाला यहाँ नहीं पूछा जाएगा, है ना। कीटोन जो है वो सबसे कम रिएक्ट करते हैं, एल्डिहाइड ज़्यादा करते हैं, तो सीधी सी बात है कीटोन को तो हम पुश कर देते हैं पीछे। बात आ रही है अब एल्डिहाइड की, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड, ये 3 कार्बन का एल्डिहाइड और ये फॉर्मल्डिहाइड। आपको जब न्यूक्लियोफाइल पुटअप करना है ना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनता है प्लस, ये बनता है माइनस, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफाइल आना है वो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है या इलेक्ट्रॉन रिच है, रिच ऑब्वियसली कार्बन पे आएगा, कार्बन पे वो तब आएगा जब कार्बन डेफिशिएंट होगा। कार्बन डेफिशिएंट तब होगा जब उस पर प्लस आई नहीं लग रहा होगा, मतलब CH3 ग्रुप जितने कम उतना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, और वो सबसे कम कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज़ द मोस्ट। ऐसे करके धीरे धीरे कार्बन कम करते जाइए, कार्बन बढ़ाते जाइए सॉरी, और फिर आप पुटअप करते जाइए। मैक्सिमम वाला मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा। द ग्रेटर द प्लस आई कैरेक्टर द लेसर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स या रिएक्टिविटी कहेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने ये फंडामेंटल आपको समझा दिया। न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक कराना चाहते हैं उसमें सबसे पहले होगा जहाँ लेसर प्लस आई है, तो CH3 ग्रुप जिसके पास, जिस कार्बोनाइल कार्बन के पास कम से कम होंगे ना, वो सबसे पहले रिएक्ट करेगा। तो इस फंडामेंटल को आप इस्तेमाल कर लीजिए, ओके। चलिए व्हाट अहेड नाउ, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात आ रही है बेटा, ये सारे तो इसका आप एक चार्ट बना लीजिए, नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है, और मैं पढ़ाती थोड़ा चार्ट बना के हूँ। फ्लो चार्ट बनाया कीजिए, फ्लो चार्ट बनाने से आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। ये वाला आपका 11th का है, 40% H2SO4 HgSO4 का मिक्सचर की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ वाटर, इसका ध्यान रखिएगा। ये रीअरेंजमेंट डायरेक्टली हो जाता है, ट्रिपल डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ कोर्स, तो बीच का स्टेप आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रिपल डायरेक्टली सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है और मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता हुआ ऐड होता है। हाइड्रोजन बाहर की तरफ और डबल बॉन्ड वो अंदर वाले कार्बन पे आता है। तो इसके ऊपर एक कन्वर्जेंस की फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपको कहीं पे यूज़ करना हो तो आप देख लेना इसको, है ना। ये थोड़ा 11th का है तो देखते चलें। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में जो ये वाला है रोजनमंड रिएक्शन, वाह वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लें। रोजनमंड रिएक्शन आपको डायरेक्टली शायद नाम से तो बहुत कम दिया जाएगा, इसका एप्लीकेशन मोड पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। एप्लीकेशन मोड कैसे, जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मान लीजिए हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, ऐसा एक शायद क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज के में भी है, कन्वर्जन्स में ना एक्सरसाइज में भी है, पर ऐसा कैसा बोर्ड में भी पूछा गया है। तो कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, जब आपको बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, और हम जब बोर्ड में करते हैं ना तो उम्मीद करते हैं बच्चों से कि बच्चे 2 ही स्टेप्स में परफॉर्म करें। अब यहीं पे इंपॉर्टेंस होती है, आप बहुत सारी स्टेप्स बनाए जा रहे हैं और एक पता नहीं कितना लंबा चौड़ा सा लिखे जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं हो जाता बेटा। आपको शॉर्ट एंड कॉन्साइज्ड वे में देना ज़रूरी है, बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। तो आपको जो 2 स्टेप में कैसे करेंगे देखिए,
बेंजीन के ऊपर में COH ग्रुप लगा है और आपको कन्वर्ट किस में करना है, पहले तो ये देखें आप। एल्डिहाइड ग्रुप को डायरेक्ट, इसको एसिड को आपको डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है ना। रिडक्शन करके हो सकता था, लेकिन रिडक्शन आपका ये बेंजीन वाले फॉर्म में तो होना बड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे, पहले हेलोजिनेशन कराएंगे। OH जो है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसको हटाएंगे। ये काम कर सकते हैं आप डार्जन सिंथेसिस से इन प्रेजेंस ऑफ pyridine एसोसिएट। बेस्ट मेथड है ये OH को हटा के Cl लगाने का। ये बन जाएगा आपका COCl। बस उसके बाद में यहाँ क्या करना है आपने, रोजनमंड रिएक्शन ही तो लिखना है। तो ये रिएक्शन जो है इसका एप्लीकेशन मोड पे बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उस चीज़ का ध्यान रख लेना आप, ठीक है। और जो मेन है वो क्या है, एसिड हेलाइड्स डायरेक्टली कन्वर्ट किए जा सकते हैं एल्डिहाइड में। थोड़ा सा गला खराब हो रहा है ना। नेक्स्ट आ रहा है आपका स्टीफन रिएक्शन। इसको और ध्यान दीजिए, ये भी कन्वर्जन में काम आएगा आपका। ये मैंने अभी नेम रिएक्शंस में एक साथ लिखा दिए थे। तो स्टीफेंस रिएजेंट कौन से हैं, टिन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। इसको देख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये जो बना है ये इमाइंस कहलाते हैं और इमाइंस को डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, जब आप इसको कन्वर्जन में इस्तेमाल करोगे ना, ये ऐसे 2 स्टेप में नहीं कंसिडर होगा, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली इसको ये सब एरो पे लिखेंगे, इस साइनाइड से शुरू किया और डायरेक्टली एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका ये एक ही स्टेप माना जाएगा। रिडक्शन है, रिडक्शन करने के और भी तरीके हैं। देखो डाइबल H, ये भी यूज़ किया हुआ है डाइबल H, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। NaBH4 भी इस्तेमाल कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे। वी आर हैविंग अ बिग लिस्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत सारे हैं, तमाम हैं। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात क्या है वो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि अगर NaBH4, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देना। NaBH4 और डाइबल H, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जो है, ये दोनों जो है, इनको यूज़ रिडक्शन में हम कहाँ पर करें, हम उन जगहों पे रिड्यूस करें, इनको उन जगहों पे यूज़ करें जहाँ पे हमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को करना है, जो मेन फंक्शनल प्रायोरिटी वाले हैं उनको रिड्यूस करना है, हमें डबल बॉन्ड को छेड़ना भी नहीं है। तो बिकॉज दीज टू डू नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हाँ, अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, जैसी रिक्वायरमेंट हो उस बेसिस पे काम करें, ठीक है। तो आगे ये सब देख सकते हैं आप। और अब आ जाएं ये वाली रिएक्शन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डार्ड रिएक्शन डायरेक्टली भी नेम रिएक्शन में पुटअप हो सकती है, लेकिन कई बारी कन्वर्जन्स में भी आ सकती है। देखिए, टोलुइन को आप एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं एक ही स्टेप में। तो ये है, जैसे एक बारी कहीं क्वेश्चन आया हुआ था, एग्जैक्टली इसका याद नहीं है मुझे ईयर कौन सा था, लेकिन फिर भी हाउ विल यू कन्वर्ट, अब इसके ऊपर बेस्ड बता रही हूँ मैं। कन्वर्ट पैराफ्लोरोटोलुइन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। कुछ नहीं, फ्लोरो तो कॉम्प्लीमेंट्री लगा दिया, कुछ नहीं करना। अल्टीमेटली करना क्या है आपने, टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में तो कन्वर्ट करना है, तो टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। नेक्स्ट वाला जो क्रोमिक ऑक्साइड है वो भी है, पर आप नेम रिएक्शन यूज़ करने तो बहुत अच्छा रहता है, डार्ड रिएक्शन यूज़ कर लीजिए। क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं हम। ये क्रोमाइल क्लोराइड जो है, ये आपका क्लोराइड के लिए एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में टेस्ट भी है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो कहलाता है। तो ये वही है, बिहेव्स एज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हैं आप। अब ये वाला जो है, इसमें कहाँ है, नेक्स्ट इस पे आ जाइए, है ना। ये जो साइड चेन से करने वाला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कमर्शियल मेथड है, अच्छी यील्ड देता है, आसान भी है, इकोनॉमिक एंड हम कहते हैं ना ईजी होना ज़रूरी है। तो ये हमारा एक कमर्शियल मेथड है, कभी भी कमर्शियल मेथड पूछा जाए तो आपके पास में ये आ जाता है। टोलुइन को ही बेंजल्डिहाइड में मतलब कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने अभी पैराफ्लोरो वाला जो बताया था ऊपर लिखा हुआ है, उसको अगर कन्वर्ट करना है, तो अगर रिटार्ड रिएक्शन आपको एग्जाम में याद नहीं आती है, अनदर ऑप्शन, ये भी है एक तरीका, इससे भी आप जा सकते हैं। तो तरीके बहुत हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप उस समय कौन सा वाला रिकलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आ रहा है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। बेटा ये गेटरमैन रिएक्शन से डिफरेंट है। गेटरमैन रिएक्शन में आप क्या करते हैं, डाइजोनियम हैलाइड जो है N2Cl, उसमें कॉपर का सॉल्ट यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl और Cl लगा देते हैं, तो वो उस तरह का है। लेकिन ये गेटरमैन कॉच रिएक्शन, गेटरमैन कॉच रिएक्शन फिर से आपका कन्वर्जन में काम आएगा।
इंपॉर्टेंट इन कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में कैसे काम आएगा, जब भी कभी आपको बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली एक ही स्टेप में CHO ग्रुप लगाना है, बेस्ट मेथड है। वरना बच्चे क्या करते हैं, पहले फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे होते हैं, CH3 लग जाएगा, फिर उस पर क्लोरीनेशन करेंगे, ये जो ऊपर की स्टेप्स है ना, 2 स्टेप ये दिखाएंगे फिर, तो ये सब इतनी सारी स्टेप्स करने का मतलब ही नहीं है। जब आपको 2 ही स्टेप में कुछ और कन्वर्जन करना है तो बेस्ट है ना ये तरीका, यहाँ तक आ जाइए, इसके बाद आगे जो आपको काम करना है वो कर लीजिए। तो कभी भी एक ही स्टेप में अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली एक कार्बन CHO की फॉर्म में लगाना है तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड। ओके, तो इसको उस तरह से ध्यान दे देना। नेक्स्ट हम लेते हैं अब आगे ये पेज पे थोड़ा सा ये देख लेना, ये ग्रिग्नार्ड रीजन का, ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर भी एक वीडियो अलग से डाल दूंगी मैं, ठीक है, तो वो भी थोड़ा वेट करते रहें आप। अब जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो और एक है कि बेंजीन पे कई बार ये भी वापस से कन्वर्जन्स में काम आएगा। बेंजीन पे डायरेक्टली आपको एक ही स्टेप में अगर COCl या कुछ भी एसिटोफिनोन बनाना है, कुछ भी बनाना है ना, एसीटोन बनाना है, तो आप फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ही स्टेप में आपको हेल्प करता है, तो ये भी वापस से आपका कन्वर्जन्स में आ जाएगा। अच्छा बेटा, ये जो एग्जांपल है ये बोर्ड्स में आई हुई है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रख लेना, ये पूछा गया है। तो इसमें डायरेक्टली आपको रिएजेंट पता होने चाहिए, इनडायरेक्टली ये जो रिएजेंट इस्तेमाल हो रहे हैं इन पे थोड़ा सा एक बार ध्यान दे देना। अगर ये हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये भी एक बार इंटेक्स की ये वाले भी कर लेना। क्वेश्चंस तो आपको सारे ही करके जाना है, लेकिन जो बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ इनको तो डेफिनेटली करके जाना है ना। अब आती है बात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल स्टेट के बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी ज़्यादा इतना क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ पूछा जाएगा वो है रिएक्टिविटी के ऑर्डर के लिए। तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर के लिए आप यहाँ से उठा लीजिए, कुछ लाइंस हैं, ये यूज़ कीजिए फॉर रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, ये देखो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की जब बात आ गई तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट का भी आइडिया दे रहा है। ये मैंने आपको बताया अभी पहले भी, डाइपोल मोमेंट अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि बॉइलिंग पॉइंट, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब लेकिन जब हम पोलैरिटी की बात करेंगे ना, तो या डाइपोल मोमेंट की जब हम बात करेंगे तो ध्यान रखना, जब हम कीटोन एंड एल्डिहाइड को कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो कीटोन्स आर मोर पोलर, इनमें एक बहुत डिस्क्रीट पॉजिटिव और नेगेटिव एंड बनता है, तो मोर पोलर देन एल्डिहाइड्स, ये ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन जो नोट करने लायक है, ठीक है। अब क्योंकि वो ज़्यादा पोलर हैं तो यहाँ पर जितनी भी ऐसे वाली रिएक्शंस होंगी जिनमें पोलैरिटी की ज़रूरत पड़ जाती है वो सब इसी तरह से इसी ऑर्डर में चलेंगी। जैसे अभी एक क्वेश्चन की फॉर्म में बताती हूँ मैं, कुछ अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट में पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर मान लीजिए ये डिसाइड करने के लिए आ रहा है, ठीक है, और उस ऑर्डर में अल्कोहल है तो ऑब्वियसली अल्कोहल सबसे पहले आएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एल्डिहाइड एंड कीटोन 2 दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एल्डिहाइड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये ध्यान रख लेना। बहुत ज़्यादा नहीं होता इनमें फ़र्क, थोड़ा ही होता है, लेकिन जब भी कभी चॉइस आपको कीटोन एंड एल्डिहाइड में आए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन इज़ ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा ध्यान देना आप, है ना। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बन जाती है, लोअर मेंबर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये देखिए। सॉल्युबिलिटी तो बेटा कभी भी पूछी जाए ना किसी भी चीज़ के लिए, अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस में आता है कि सो एंड सो इज सोल्यूबल इन वाटर, इमीडिएटली लिख दीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो सोल्यूबल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो रही होगी, जो नहीं है सोल्यूबल उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा सा नज़र इस पर मार लें। ये सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बताएगा, ये वाई की तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड इसके बाद में जो इसकी एग्जाम्पल आ रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम्पल को मार्क कर लें। बॉइलिंग पॉइंट का है तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए इन सब में अल्कोहल सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन तो सबके सेम है, अब जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है वो फंक्शनल ग्रुप है, ऑब्वियसली अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ से देख लेना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये भी एक इंटेक्स क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको, उसी का एप्लीकेशन है जो आपने अभी सॉल्व वाला देखा था। अब बारी आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं इनके ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। इनका तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर के लिए मैंने अभी भी आपको बताया था ना कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे कब अटैक करेगा, जब कार्बन डेफिशिएंट होगा।
अगर मान लीजिए यहाँ कोई एक CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो वो अपना प्लस आई इफेक्ट देगा और प्लस आई से इसकी डेफिशिएंसी ख़त्म होने लगती है, कम होने लगती है। तो जब कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने लगेगी, वो थोड़ा रिच हो जाएगा, तो रिच न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों करवाएगा, नहीं करवाएगा। फॉर्मल्डिहाइड पे सबसे ज़्यादा होता है ये, तो उस चीज़ का ध्यान रख लेना आप, ठीक है। और इसी पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, इसका एक बार मैकेनिज़्म देख लेना। यहाँ से मैंने मैकेनिज़्म में लिखवाया है आपको, तो यहाँ से उठा करके मैकेनिज़्म ले लेना और थोड़ा सा पढ़ लेना। मैं जो अंडरलाइन कराना चाह रही हूँ वो है ये रिएक्टिविटी का ये पूरा पोर्शन है, इसको अच्छे से ले लें। दिस विल हेल्प यू इन एक्सप्लेनिंग, या कह सकती हूँ कि राइटिंग द ऑर्डर टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो जहाँ कहीं भी ऑर्डर पूछा जाए ना, उसके लिए आप देख सकते हो ये, ठीक है। जो तो मैंने ऑर्डर का भी क्वेश्चन एक आपको समझाया भी था, तो यहाँ से इसको इम्पोर्टेंट है, इसको जो ऐसे लिखा है इस पर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लें और अपनी खुद की लैंग्वेज में इसको फ्रेम आउट कर लें, जैसे आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं, है ना। अभी देखिए, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा के, ये वही एग्जाम्पल्स हैं, ये उसकी सबकी एग्जाम्पल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स दिख रही हैं आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। तो ये जो हाइड्रोजन साइनाइड का है, इससे साइनोहाइड्रिन बनता है, ध्यान रखना, साइनोहाइड्रिन ये रहा। ऐसा आपको बायोमोलिक्यूल्स में भी मिलेगा, है ना, साइनोहाइड्रिन का ग्लूकोज के साथ रिएक्शन। तो ये आपको कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस शो करता है, साइनोहाइड्रिन जो बन रहा है ये, ठीक है। सेम वे आप सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। अब जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हो आप, तो ये जो बन रहा है ये वाइट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है। तो आप इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके लैब में हो तो आप यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है लाइन नोट करने लायक, वो यहाँ से नोट करना शुरू कर दो, ये पूरा मार्क कर लेना है इसको, ये ज़रूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। देन ग्रिगनार्ड रीजन पे तो वापस एक वीडियो डालेंगे ही, इसलिए यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो पूरा मैं एक अच्छा सा समझाने वाली हूँ। फिर आ रहे हैं हेमी एसिटल, एसिटल, कीटल, इन सब में जो इम्पोर्टेंट है वो इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि ड्राई हाइड्रोजन, आप देख रहे हैं HCl, ये HCl गैस के प्रेजेंस में हो रहा है। तो HCl गैस की ज़रूरत क्या है, HCl की गैस की ज़रूरत ये है, तो ये रीज़न में आता है। वाई में जो आएंगे ना क्वेश्चंस, तो उनमें लिख देना कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ ड्राई HCl गैस, ठीक है। तो वो आगे तक चल रहा है, ये भी पूरा रीज़न चल रहा है, तो इसको ध्यान दे देना आप। फिर अमोनिया के जो डेरिवेटिव हैं, इनके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। ये मैकेनिज़्म तो आपको ये बताया हुआ है, मेथड यहाँ पर बताया हुआ है, और इस मेथड में आपको ये टेबल लर्न करनी पड़ेगी बढ़िया से, क्योंकि इसमें नाम आ रहे हैं। देखिए इमाइंस मैंने अभी आपको बताया था ना, ऐसा वाला जहाँ भी बनता है वो इमाइंस कहलाता है। देन शिफ्स बेस बन रहा है, ऑक्साइम बन रहा है, हाइड्रोजोन बन रहा है, फिनाइल हाइड्रोजोन बन रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन जो है, ये क्वालिटेटिव या केमिकल टेस्ट कह सकते हैं, इसको स्लैश डाल दें, ये एक केमिकल टेस्ट है फॉर डिटेक्टिंग कार्बोनाइल ग्रुप। ये कार्बोनाइल ग्रुप को डिटेक्ट करने का तरीका है। जब भी CO ग्रुप की प्रेजेंस आपको कहीं पता लगानी हो ना, तो CO ग्रुप की प्रेजेंस आप इस टेस्ट से करा सकते हैं। ऑरेंज क्रिस्टल्स बनते हैं, अगर ऑरेंज क्रिस्टल्स आपके लैब में बन जाएँ तो उसका मतलब ये वाला टेस्ट परफॉर्म हो गया है। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये सारे तो नाम से ही पूछे जाएंगे कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, इस तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको यहाँ नाम याद करने बहुत ज़रूरी है। जो वाई वाला या रीज़न में आ सकता है, रीज़न वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है इस पर। इसमें ये है, आप देख रहे हैं सेमी कार्बाजोन, एक तरफ में 2 N थे और एक तरफ में 1 N था, आपने देखा ये वाला N कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा क्यों? इस साइड वाला ये जो ये N है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? ये इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, और ये आपका एक्सरसाइज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में भी है, गिव पॉसिबल रीज़न, उसमें भी है। वो इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर का लोन पेयर रेजोनेंस में गया हुआ है, इसके ऊपर का भी रेजोनेंस में गया हुआ है, यही फ्री है लोन पेयर के साथ, तो आराम से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम कर सकता है। तो ये रीज़न में आता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट स्क्रॉल करके देखते हैं व्हाट नेक्स्ट। चलिए, अब आ रही है बात रिडक्शन की। बेटा रिडक्शन वंस अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये रिडक्शन का क्या है, देखिए मैं बताती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं CH3CHO की बात कर रही हूँ और एक बारी बात कर रही हूँ CH3CO CH3। ऑफकोर्स ये एल्डिहाइड और कीटोन दो ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ, है ना।
जब मैं इनको रिड्यूस करूँगी दोनों को ना, इनका रिडक्शन कराऊंगी मैं, रिडक्शन माने बाय मेकिंग यूज ऑफ नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट की चॉइस कौन सी, मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड रिड्यूस कर लूँ, NaBH4 ऐड कर दूँ, या फिर मैं ले लूँ यहाँ पर हाइड्रोजन कैटेलिटिक वाला ले रही हूँ, प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, कुछ भी, मतलब कोई भी नॉर्मल वाली रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो दिस गेट्स रिड्यूस टू CH3CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ये रिड्यूस हो जाएगा CH3C, यहाँ H, यहाँ OH, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। पर हम देख रहे हैं दोनों में अल्कोहल ही बना है, वेदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी पर अल्कोहल ही बना है। लेकिन अगर आप इनको या तो अब जो हमारे यहाँ आ रहे हैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन, ये वाला रिडक्शन कराएंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है रिडक्शन का, या वोल्फ-किश्नर रिडक्शन कराएंगे। अगर आप ये दो तरीके के रिडक्शंस इस्तेमाल करते हैं तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग अल्कोहल डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। जैसे ये CH3 आप देख रहे हैं CHO ग्रुप हैज डायरेक्टली गॉट कन्वर्टेड टू CH3। सेम वे आपका जो ये एसीटोन था ये कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोपेन में, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल ही गायब हो गए, है ना। तो रिडक्शन में देखो ये भी रिडक्शन है और नीचे भी रिडक्शन है, तो चॉइस आपकी होनी चाहिए, आपको जितना रिक्वायरमेंट हो कन्वर्जन्स में कि आपको कौन सा रिडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लेमेंसन्स और वोल्फ-किश्नर मैंने आपको अभी बताए थे, ये नेम रिएक्शंस में आते हैं, तो इनको कहाँ ऑथेंटिकली इस्तेमाल करना है वो ध्यान रख लेना। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लें। क्लेमेंसन्स रिडक्शन ये रहा, देखिए हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहा है और ये भी हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट्स रिड्यूसेस टू हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन बनाता है, एक भी ऑक्सीजन नहीं बचता। हाँ, अल्कोहल तक रोकना हो तो आप दूसरी चॉइस लीजिए, है ना। अब बात आती है ऑक्सीडाइजिंग की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करने हैं तो वो टॉलरेंस टेस्ट है, एक है फेलिंग टेस्ट, ये दोनों टेस्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट जो है इनमें ये इक्वेशंस आप याद कर लें, ये प्रैक्टिकल पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स में वाइवा पूछा जा सकता है इनके ऊपर कि आप इक्वेशन लिखें और समझाएं कि ये कैसे हो रहा है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट नोटिसेबल पॉइंट है वो ये आ रहा है अपना, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फेलिंग टेस्ट। टॉलरेंस का तो दे देंगे, बेंजल्डिहाइड जो है वो फेलिंग का टेस्ट नहीं देता है, तो ध्यान रखना। जैसे इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक है टेल द रिएजेंट या राइट अ रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद, ये मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। ये अब इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये मैंने भी अभी मल्टीपल चॉइस में ही टेस्ट में किसी में दिया था। तो राइट अ रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद, अब कौन कौन सा ऑप्शन दिए हैं, एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। अब भाई टॉलन और फेलिंग जो है ये आपको इतना तो पता है कि एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कीटोन्स के साथ नहीं, तो ऑब्वियसली टॉलन का हो या फेलिंग का हो वो एसीटोन से तो रिएक्ट नहीं करेगा। पर यहाँ तो ये तो एल्डिहाइड है ना, अब इसमें टॉलरेंस बताओगे तो टॉलरेंस तो इसके साथ रिएक्ट करता है, टॉलरेंस के साथ तो ये रिएक्ट करता है, तो ऐसे में द आंसर इज फेलिंग रिएजेंट। ये ध्यान रख लेना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है, बेंजल्डिहाइड डज नॉट शो, नॉट शोन बाय बेंजल्डिहाइड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान देने लायक है ना, वो ये पॉइंट है जिसमें आपको स्ट्रेस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज और एक ले लेते हैं, बस उसके बाद आज का क्लास मैं यहीं एंड करूँगी, बाकी का हम नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ लेंगे। चलिए जी, ये और एक इम्पॉर्टेंट है, ये है आयोडोफॉर्म रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। ये कन्वर्जन्स में काम आएगी, ठीक है, या तो कन्वर्ट करें आइदर इन कन्वर्जन्स टाइप के क्वेश्चंस में काम आएगी, या फिर आपका टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में काम आएगी। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में आयोडोफॉर्म टेस्ट एक येलो पीपीटी बनता है, डीप येलो पीपीटी बनता है, और ये जो येलो पीपीटी बनता है ये सारे वो कंपाउंड्स बनाएंगे जिनमें एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप लिंक्ड टू द कार्बोनाइल कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा और येलो पीपीटी यहाँ पे आकर के बन जाएगा आपके पास में ना। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है वो भी ध्यान देना। जितने कार्बन से आपने स्टार्ट किया था ना उसमें एक कार्बन कम है, देखो एक कार्बन हट गया, टूट गया यहाँ से तो यहाँ पे ध्यान देना, these are oxidized to sodium salts of corresponding carboxylic acids having one carbon atom less than that of ये। तो इसको ध्यान देना where to use,
कहाँ यूज़ करना है, जहाँ एक कार्बन आपको कम करना हो ना, इसको वहाँ यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको ध्यान रखना। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये ऑक्सीडेशन जो है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है। तो अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल मिल रहा है जिसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बोनाइल वाला कार्बन है, तो सिर्फ कार्बोनाइल वाला कार्बन रिएक्ट होगा, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं पड़ा है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी अगर किसी कोई एक उन्होंने क्वेश्चन दिया और उसमें आपसे कहने कि एडोफॉर्म रिएक्शन कराइए और बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो प्लीज़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को नहीं छेड़ना। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, इसको ध्यान रखना। ओके, तो ये वाला काम आप कर सकते हो। फाइन। अब जैसे इस पे ही, इसी बात पे, जो लास्ट का ही पॉइंट है ना, इसी पे मैं एक और क्वेश्चन आपको फ्रेम करके बता देती हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मैं यहाँ पे बता रही हूँ, एक बार थोड़ा ध्यान देना है इसको, कि which is the most suitable reagent for converting, अब क्या कन्वर्ट करना है वो देखिए आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, वही यहाँ पे जो दिया हुआ है वही है ना, इसको कन्वर्ट करना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH। अब इन्होंने Na नहीं दिया साथ में, आप डायरेक्टली ऐसे करके लिखा है, रिकलेक्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे। क्या करते हैं, एडोफॉर्म में सिर्फ ये बेसिक वाला रिएक्शन पढ़ा और चले गए, वो ये भूल ही जाते हैं इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना कि अभी आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हो, है ना, और डबल बॉन्ड को टच भी नहीं कर रहे हो। तो ऐसा काम किससे करा सकते हैं, नन अदर देन आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन कराएंगे, तो क्योंकि यहाँ रिएजेंट बताना है तो रिएजेंट NaOI बता दीजिए। आई बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये वाला ले लीजिए, NaOCl ले लीजिए, नहीं तो NaOI ले लीजिए, है ना। आपको पता होगा ये NaOI बन के कहाँ से आता है। जब आपने पी ब्लॉक पढ़ा था तो पी ब्लॉक में आपने कुछ रिएक्शंस पढ़े होंगे कि एल्कली को के साथ जब Cl2 को रिएक्ट कराएंगे, Br2 कराइए, I2 कराइए, किसी को भी रिएक्ट करवा दीजिए, तो आपके पास प्रोडक्ट जो बनते हैं, एक NaCl बनता है, एक NaCl बनता है और एक बनता है वाटर। ये वही है। तो या तो आप डायरेक्टली NaOI या NaOCl यूज़ करके एडोफॉर्म रिएक्शन करा दीजिए। अगर आपको ये याद नहीं आता है, आप इन दोनों को लिखते हैं तो भी वही बात है, ये भी वही रिएजेंट है, क्योंकि इससे मिलकर के अल्टीमेटली वो इन सिटू बनता है। तो बनता है जो वो लिख दीजिए, या जिससे बनता है वो लिख दीजिए, तो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो अभी तक हमने यहाँ तक आज की वीडियो में बात की है पेज नंबर 360, कौन सा है, 370, इस पेज तक की बात की है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा तो आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे। एटलीस्ट इतना पढ़ के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और थोड़े से पुराने पेपर्स जो सैम्पल पेपर्स हैं या बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको थोड़ा सा करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी का लेटर हाफ हम सेकेंड पार्ट में लेंगे, ठीक है। तो टिल देन कीप स्टडिंग, आप थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करते रहिए।